23 मई का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम में हमारा जो है फ्री वाला चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सब कुछ, कोई भी जानकारी आपको चाहिए 2023 का भी हम लोग चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी या अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। जैसे ग्रेट गामा, तो ये गामा पहलवान थे, कौन थे, क्या इनका रिकॉर्ड था, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता तो राजा राम मोहन राय से संबंधित चीज़ें देखेंगे और क्यों न्यूज़ में है। सोवा रिग्बा किस स्टेट में ज़्यादा है, ये किसका पार्ट है। बायो आर आर रैप, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। रेटिनोब्लास्टोमा, आँख से संबंधित समझ में आ रहा होगा। प्रिंसेस बन्नू पंदई, इनका क्या लिंक है फ्रांस में अभी वो देखा जा रहा है। जो कांस फेस्टिवल चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, दिल्ली की ये स्कीम है, इस पर रोक लगा दी है, क्या चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। पोलियो, पोलियो जो है फिर से अपना सिर उठा रहा है, कहाँ उठा रहा है, किस तरीके का वेरिएंट है जो पोलियो उठा रहा है, कब हम जो है उन्मूलन बोलते हैं, इरेडिकेशन बोलते हैं, कब पोलियो फ्री बोलते हैं, यही सब चीज़ों से पूछता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट वारडेक इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो क्या इसको बताना चाह रहा है ये भी चीज़ देखेंगे। इसमें पेट्रोल के प्राइसेस घटे हैं तो कितने घटे हैं, किस तरीके से घटाए गए हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर। ग्रेट गामा, देखिए गामा पहलवान जी का जो है 22 मई को बर्थडे है और गूगल ने जो है उनका एक डूडल बना रखा था, तो 144वां उनका बर्थ एनिवर्सरी था। इनका नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, ठीक, इनको रुस्तम हिंद भी बोला जाता था। और ग्रेट गामा इनका रिंग नेम था, जैसे जो वो है आपके खली, WWE में जाते हैं तो खली उनका रिंग नेम है, वैसे वो कोई सिंह है, कुछ नाम उनका जो सिंह है वह खली जो है उनका रिंग नेम वैसे ही। तो ये जो है जब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे ब्रिटिश के टाइम पे, 1878 से 1960 तक का जो है इनका जीवन काल रहा। और 20वीं सेंचुरी में अनडिफीटेड रेसलर थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अनडिफीटेड रहे ये अपने 52 साल के कैरियर में, कभी हारे ही नहीं भाई साहब, ठीक। और इनको एक 1910 में 15 अक्टूबर 1910 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी अवार्ड किया गया था। तो काफ़ी, आप देख लो इनकी फ़ोटो अगर आपने देख ली तो जो ऊपर के तथ्य थे वो सब अब जीवंत होते हुए नज़र आ रहे होंगे, आपको सच होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यही जो है एक मैं आप लोग को चीज़ बताता हूँ कि ऑब्जर्व करना सीखिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन करना सीखिए, और सामने अगर फोटो आ जाए तो माशाअल्लाह वाह वाह वाह, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये कहा जाता है कि जब इंडिया का विभाजन हुआ, ठीक, इंडिया पाकिस्तान बने तो इन्होंने हिंदूस को, कई सारे हिंदुओं की जान बचाई थी, और फिर रहे तो ये लाहौर में, और 1900 मतलब लाहौर में ही रहे जब तक इनका देहांत हो गया, ठीक। अगला टॉपिक है हिस्ट्री संबंधित। तो एक तरफ जो है मसल से पहलवान, तो दूसरी जगह देखिए बुद्धि की मसल से पहलवान, राजा राम मोहन रॉय, ठीक। राम मोहन रॉय जो है, इनको जो है बंगाल के रेनेसा का जनक भी बोला जाता है, यानी कि बंगाल पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। और ये एक समाज सुधारक, भारतीय सुधारक इनको बोल सकते हैं। और ये जैसे कहते हैं ना, हर धर्म में एक इंटरनल रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है, यानी कि धर्म के अंदर जो लोग हैं वही अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको जो है रिफॉर्म करने की कोशिश करें। ये सारे धर्मों में होता जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वही इन्होंने काम किया। हिंदुओं में जो कस्टम्स में जो गलत कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती सिस्टम, ठीक है ना, पत्नी को ही मार डालो, पति मर गया तो। पॉलीगैमी, एक पति और जो है कई सारी पत्नियां। चाइल्ड मैरिज गलत है, ठीक है। और उन्होंने तब बोला था, देखो उनका जीवन काल देखो, 1772 से लेकर 1833 तक। और उस समय बातें क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो अभी तक चल रहा है, नहीं मिल रहा है ढंग से, व्यूमन्स के लिए बोला कि विरासत की जो है संपत्ति महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, तब भी ये बात कर रहे हैं, सोचो। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री जो है ये इनका 250वां जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी। 22 मई को उनका बर्थ एनिवर्सरी। गामा पहलवान जी का भी इसी दिन होता है, बुद्धि पहलवान जी राम मोहन रॉय, इनका भी इसी बर्थडे होता है। तो 1 साल तक सेलिब्रेट करेंगे भाई साहब, गजब। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखो, अब इन्होंने जब विलियम बेंटिक था यहाँ पर बंगाल में, तो उसने सती रेगुलेशन लाया था कि सती पे रोक लगा दी थी 1829 में। तो उसके बाद ये यहाँ तक नहीं माने, वो जितने भी ये जब बिल आते थे, रेगुलेशन आते थे, ये जाते थे वापस ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जाके कभी कभी जो है बिल पलट दिए जाते। तो ये 1830 में जो है लंदन चले गए, यूनाइटेड किंगडम,
ठीक। और मुगल एम्पायर के एम्बेसडर बनकर, राजदूत बनकर, और वहाँ पे इन्होंने ये इंश्योर किया कि वहाँ पे ये जो रेगुलेशन क्या है ये कहीं ओवरटर्न ना कर दिया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो देखो मतलब एक होती है ना कि लगन, जो ठान लिया तो ठान लिया। आज जो है यूनाइटेड किंगडम जाना कितना कठिन है। 1830 की बात हो रही है, सोचो 200 साल पहले। कई सारी संस्थाएं इन्होंने बनाई, जैसे ब्रह्मो सभा इन्होंने बनाई जो बाद में ब्रह्मो समाज के रूप में आपको पता चली। ठीक। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ में बल्कि हिंदू कॉलेज की स्थापना करी कलकत्ता में। इसके बाद इनका सम्मुद कॉमेडी करके जो है एक इनका जर्नल आता था, उसमें ये जो है प्रेस की फ्रीडम की बात करते थे। इंडियंस को हायर रैंक और सर्विस में होना चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस है आज के टाइम पे। ठीक। वो होना, इंडियन सिविल सर्विस होता था तो उस समय होना चाहिए, वहाँ पे इंडियंस होने चाहिए। साथ ही साथ तब देखो ये बात करते थे, जो हमारे संविधान में आज जोड़ा गया आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 50 में, कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते थे। ठीक। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि अकबर टू ने इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन रॉय। अकबर टू ने, ना कि अकबर ने। ठीक है ना। तो उनका तो जीवन काल अलग हो गया। इसीलिए हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी यानी कि कालानुक्रम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक। तो ये चीज़ है। अच्छा, इन्होंने एक और जो है इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, कुछ याद आ रहा है? ट्रांसलेशन पर्शियन में किया था फिर, तो वो क्या ट्रांसलेशन था, क्या बुक का नाम था, कोई बता सकता है? ठीक। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला टॉपिक है सोवा रिग्पा। आयुष में आपको पता है कि आपका आता है आयुर्वेदा, आपका योगा, नेचुरोपैथी, सोवा रिग्पा सिद्धा, ठीक, और होम्योपैथी। तो उसमें सोवा रिग्पा, अभी इन्वायरमेंट जो ये आयुष के मिनिस्टर हैं ये पहुंचे हुए थे सिक्किम में, तो बिल्कुल खुश हो गए। इन्होंने कहा कि अब ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट करूंगा जो तूने कभी सोची ना होगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया वो समझ लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला आयुष मंत्री जी ने कि हम कई सारे मेजर इनिशिएटिव लेंगे जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सोवा रिग्पा को बढ़ाने के लिए सिक्किम स्टेट में। इन्होंने कहा कि एक कॉलेज बनाएंगे इंटरनेशनल योगा एंड नेचुरोपैथी का सिक्किम में। ठीक। इससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। 30 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाएंगे सोवा रिग्पा का सिक्किम में। ठीक। कई अनाउंसमेंट किए इन्होंने कहा कि योगा और वेलनेस सेंटर हर ग्राम पंचायत में बनाने की कोशिश की जाएगी सिक्किम के स्टेट में। ठीक है। और इसके अलावा जो है आयुर्वेदा जो है मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा सैटेलाइट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के अंतर्गत सिक्किम में। पूरा आयुष को फैला दिया इन्होंने वहाँ पर सिक्किम में, पूरा जो है सिक्का बैठा दिया इन्होंने आयुष का। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हम एक रिसर्च काउंसिल बनाएंगे सोवा रिग्पा की संबंधित सिक्किम में। सोवा रिग्पा होता क्या भाई साहब, इसको आमची सिस्टम भी बोलते हैं, पहले ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि आयोग को मजा आने लगता है, वो क्या करता है कि वो जो नाम सोवा रिग्पा सब जान रहे हैं तो कहेगा हम तो आमची पूछेंगे, तो वो आमची पूछेगा, आपको आता हुआ भी होगा लेकिन आप सोचोगे पता नहीं क्या पूछ लिया। तो यहाँ पर आमची और सोवा रिग्पा एक ही बात है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग मेडिकल ट्रेडिशन है, परंपरागत जो है चिकित्सा वाली चीज़ है पूरे वर्ल्ड में। और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है हिमालयन रीजन में, जैसे तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चाइना, नेपाल, यहाँ पर। ठीक है। देखिए पीठ ये सिलबट्टे पर लगे हुए हैं। ठीक। अगला टॉपिक क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखो बायो आर रैप। ठीक। अब ये क्या सिस्टम है, बायो से आपको समझ लेना चाहिए बायो आर रैप का कि ये बायोटेक्नोलॉजी संबंधित कुछ चीज़ है। ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्या चीज़ है, और बायोटेक्नोलॉजी किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक। इसके अंदर डिपार्टमेंट भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो अब इस मंत्रालय ने बायोटेक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, रिसर्च होनी है, अप्रूवल लेनी है, कुछ भी करना है, विकास करना है कोई, ठीक, तो उसके लिए क्या करना है भाई, कैसे हम सुविधाजनक बना सकते हैं भाई साहब, वेबसाइट बना दो, पोर्टल। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, बायोरैप। सिंपल चीज़ है। जैसे कि एक स्पिरिट चल रही है पूरे इसमें कि वन नेशन वन पोर्टल, ठीक है ना, हेल्थ से संबंधित तो एक जो है एक पोर्टल बना दो, वहीं से सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक। जैसे उमंग ऐप है, तो उमंग ऐप क्या है, सारी जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज चलती हैं, स्कीम्स चलती हैं, वो सब यहीं पे मिल जाएंगी। यहाँ से आप डायरेक्ट हो सकते हो, मतलब आप चाहो तो स्टेट वाले में भी जा सकते हो। ठीक। तो वहीं एक ऐप है, इसका नाम है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। तो जितने भी रेगुलेटरी संबंधी अप्रूवल लेने हैं यहाँ पे आओ, अपना अप्रूवल ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इससे रिसर्चर्स को, बायोटेक के और स्टार्टअप को सहूलियत होगी। ठीक। तो ये चीज़ है। भारत का देख लेते हैं कुछ क्या चल रहा है दुनिया के मामले में। तो दुनिया में टॉप 12वें डेस्टिनेशन पे है बायोटेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में, और एशिया पैसिफिक में देखें तो 3rd नंबर पे है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी में। 2025 तक जो है ग्लोबल
जो बायोटेक्नोलॉजी मार्केट है उसमें हम अपनी पहुंच को 19% तक ले आना चाहते हैं, जो कि 2017 में सिर्फ 3% थी। तो ये एक लक्ष्य है, समझ रहे हो, ये लक्ष्य है। और बायोटेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन हमारी जो है जीडीपी में है, सकल घरेलू उत्पाद में है, तो वो 2017 में 1.7% थी, जिसको हम 2.7% ले आना मतलब 2020 में लेके गए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। बायोरैप एक पोर्टल है अप्रूवल देने के लिए, ठीक। रेटिनोब्लास्टोमा, अब देखो रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस फैलाने के लिए एक वीक चलाया गया भाई साहब, 15 मई से 21 मई तक, ठीक। ये वीक डेकेड पूछता है, जैसे मिलेट पीछे घोषित किया गया था, ठीक। तो एक उसका जो है आपका वीक की बात हमने करी थी, डेकेड की बात, ये सब एक पेज पे एक जगह अलग लिखने पड़ते हैं ताकि आप आखिरी में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये एक तरीके का आई का कैंसर है जो है यंग चिल्ड्रन में हो जाता है। एक आई में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी हो सकता है, ये वंशानुगत भी हो सकता है, छिटपुट भी हो सकता है कभी भी, ठीक। इससे जान भी जा सकती है या फिर हो सकता है कि विजन चला जाए, ठीक। और इसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब ट्रीटमेंट तो वैसे इसका कोई है नहीं, लेकिन मतलब इसको डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हम वाइट रिफ्लेक्स देख लें आंख में, ठीक। वाइट रिफ्लेक्स देखने से डायग्नोज हो सकता है ये, तो उसके हिसाब से फिर वैसे स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है कुछ इम्यूनिटी बढ़ा के फिर उसको जो है सही कर सकते हैं, कीमोथेरेपी और इन सब, ये सब जो है इसका एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें हर साल जो है 1500 से 2000 बच्चे जो बीमार पड़ जाते हैं। सिम्टम यही है कि वाइट रिफ्लेक्स आई में बन जाता है, जो पुपिल होती है हमारी आई की, ठीक है, पुतली जो होती है वो वाइट या फिर येलोइश दिखती है रेड की जगह, ठीक है। और जो है स्क्विंटिंग क्रॉस आई बन जाती है, या तो ये कान की तरफ देख रही होती है या नोज की तरफ देख रही होती है आईज, तो ऐसा भी इसमें देखने को मिलता है। विजन कमजोर होता चला जाता है। ट्रीटमेंट वहीं कीमोथेरेपी है और जो है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के हिसाब से होता है। कॉमन जो है यही मोडेलिटी है ट्रीटमेंट की इसमें, और लोकल थेरेपी और ये सब करा सकते हैं बस, ठीक। रेटिनोब्लास्टोमा ये कैंसर है, ये समझ लो, यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ठीक। और ये जो है वैसे ब्लाइंड स्पॉट होता है, बच्चों में ज़्यादातर ये होता है। वाइट रिफ्लेक्स से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है जल्दी से, ठीक है। अगला टॉपिक है हिस्ट्री संबंधित, प्रिंसेस बन्नू पानदई। अभी देखो कान फेस्टिवल चल रहा है फ्रांस में, तो हमारे जो सूचना और जो प्रसारण मंत्री हैं आपके हमारे ठाकुर जी, ठीक है, अनुराग ठाकुर, ये पहुँचे हुए हैं भाई साहब कान वहीं फ्रांस में। तो ये हिमाचल प्रदेश से हैं, तो इन्होंने भी अपना एक लिंक जोड़ लिया। इन्होंने ये बताया, ये गए वहाँ पर प्रिंसेस बन्नू पानदई करके जो है उनके यहाँ पर देखिए बस्ट पे इन्होंने जाके फूल वूल चढ़ाए। अब ये समझने वाली जो होता है कि ये हैं कौन, तो ये एक्चुअली क्या है कि सिख में आपको पता है कि सबसे पहले जो महाराजा हुए वो रणजीत सिंह जी हुए, ठीक। तो उनके यहाँ एक जनरल थे जॉन फ्रांकोइस अलार्ड, ठीक। ये जो है जनरल थे ये रणजीत सिंह जी की आर्मी में। इनकी बीवी थी प्रिंसेस बन्नू पांडेय, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। ये लिंक है भाई साहब, ठीक है। तो ये लिंक बैठाया गया है, और ये लिंक जो है काफ़ी पहले बैठाया गया था। तो ये सेंट ट्रोपेज जो जगह है वहाँ पर जो है इनका ये बस्ट बना हुआ है। और सेंट ट्रोपेज को जो है लिबरेट किया गया ऑपरेशन ड्रैगन के अंतर्गत वर्ल्ड वॉर 2 में। काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो फिल्मों में ज़्यादा तक लोग जो है यहाँ पे आने लगे आर्टिस्ट, ठीक। सेंट ट्रोपेज का ये कनेक्शन आपको पता ही चल गया कि ये पानदई जो है ये हिमाचल प्रदेश से थी। और ये जनरल था जॉन फ्रेंकोइस अलार्ड, ये नेपोलियन आर्मी में था। इसने बैटल ऑफ वाटरलू भी लड़ा था। आपको मालूम है बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन आर्मी हार गई थी। उसके बाद जो है जो भी लोग थे नेपोलियन आर्मी में उनको यहाँ से भगाया गया था, ठीक, फ्रांस से। तो ये इनको भगा दिया गया, तो ये महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ जाके सर्व करने लगे जनरल की तरीके से। वहीं पे इनको प्यार हो गया प्रिंसेस बन्नू पानदई जी से, जो कि चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई थी। फिर इनकी शादी हुई, 7 बच्चे हुए, और फिर ये वापस आ गए सेंट ट्रोपेज में 1835 में। और फिर ये ओरिएंटल इंस्पायर्ड पानदई पैलेस बिल्ट इन्होंने किया अपनी वाइफ की मतलब याद में, ठीक है। जैसे कि ताजमहल बनाया गया वैसे ही है। अब पता नहीं ताजमहल का क्या सिस्टम है आजकल, कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ था और क्या होने वाला है। खैर, अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब देखिए ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक। लेकिन इन्होंने जो इस स्कीम के किस लॉ के अंतर्गत काम कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाले के अंतर्गत कहा गया कि भाई साहब जैसे लोगों को जाना पड़ता है राशन शॉप पे, वहाँ पे राशन लेना पड़ता है। इन्होंने कहा कि हम घर भेज देंगे यार, घर पे बैठो, क्या दिक्कत है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी भाई साहब सेंटर को, केंद्र को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक तरीके से केंद्र के ही एजेंट बोले जाते हैं तो उनको, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वैसे बोलते हैं, ये दिल्ली की गवर्नमेंट बोलती है। तो 2018 में ये स्कीम लेके आए थे और फरवरी 2021 में इसको अधिसूचित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है इस पे इसका विरोध होने लगा और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रोक दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सॉरी इसको रोक दिया है इस स्कीम को, ठीक। इसमें सिस्टम क्या था, देखिए जो भी मिलर्स हैं वो उससे वहाँ से जो है उठा के मिलिंग यूनिट के पास में पहुँच गया अनाज, वहाँ से जो है राशन शॉप पे पहुँच गया, राशन शॉप से जो है जैसे डिलीवरी एजेंट जोमेटो और उसके होते हैं स्विगी के, वैसे ही लोग जो है राशन घर घर पहुँचा देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर रोक हुई और मतलब लोगों को पसंद नहीं आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि इससे करप्शन खत्म होगा, जो कि आप ये कह रहे हो कि वन ऑफ द एम है इस स्कीम के अंतर्गत, ये जरूरी नहीं है, ठीक। और वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम ये स्कीम चलाना चाहते हो तो कोई अलग से स्कीम बना लो, वो ठीक है, लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं, तो आप इस एक्ट के अंतर्गत नहीं बना सकते, तो टेक्निकल एरर है। तो यार मतलब करने वाली सोच एक चाहिए नीति को, ठीक है ना, सुविधाजनक, आपको जनता के लिए काम कर रहे हो ना, तो इस लॉ में ही संशोधन ले आते। इतने सारे लॉ लेने आ रहे हैं जिसपे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, ऐसे पास हो जा रहे हैं, तो आप यहाँ इस लॉ में भी तो ला सकते थे कुछ संशोधन, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि टेक्निकली इट इज़ नॉट करेक्ट, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। खैर जो भी चीज़ें हैं हमें खाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से देखना है। अगला टॉपिक है पोलियो। अब देखो पोलियो जो है ये एक वायरस होता है, ठीक, और वायरस जो है ये 3 तरीके का होता है। वाइल्ड पोलियो वायरस जो होता है वो 3 तरीके का होता है। अगर आपने वाइल्ड पोलियो वायरस का कोई भी आपके यहाँ डिटेक्ट नहीं होता है कुछ टाइम तक, कोई भी केस नया नहीं आता है, तो आपको पोलियो फ्री घोषित किया जाता है। समझो किसके द्वारा, WHO के द्वारा। भारत भी 2014 में हो गया था पोलियो फ्री, लेकिन आपके यहाँ से बोला जाए कि पोलियो इरेडिकेट हो गया है, तो वो तब बोला जाएगा जब आपके यहाँ वैक्सीन लगी, और वैक्सीन से भी, क्योंकि वैक्सीन जो ओरली आई थी आपको बताऊं, तो उसमें क्या था कि लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता था। अब एक चीज समझो, भले ही बहुत ही पिटा हुआ जो है ये वायरस है वैक्सीन में यूज किया जा रहा है, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसको आराम से मार देती है, फिर याद कर लेती है, फिर वैसा वायरस कभी हमारे जो है शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो और तेजी से उसको पीटती है, लेकिन ये लाइव है, ठीक। और अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा गिर जाए तो ये लाइव वाला जो है ये भी जो है तगड़ा हो जाता है और ये फिर से पोलियो में तब्दील हो सकता है। तो उस तरीके के जो वैक्सीन के थ्रू जो पोलियो के केसेस अगर नहीं आते हैं आपके यहाँ, तो आपने इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स को कहते हैं कि इरेडिकेट कर दिया गया, स्मॉल पॉक्स उन्मूलन हो गया, ठीक। हालांकि आजकल मंकी पॉक्स बहुत चल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग करंट अफेयर में अपने कवर कर चुके हैं। खैर, तो ये दोनों आपको चीज़ों में आ गई, कब पोलियो फ्री बोला जाएगा कंट्री को, कब इरेडिकेशन बोला जाएगा, ये चीज़ों में आ गई। अब देखो इसमें हुआ एक चीज़ और भी है कि ये वायरस है, और ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस जो तंत्रिका है उसको जो है अफेक्ट करती है, और ये ज़्यादातर जो फीकस होता है, पूप, ठीक है, उसमें जो मल में रहता है ये, तो मल में अगर हाथ वाथ नहीं धोया किसी ने ढंग से, और और खाना वाना खा लिया, फिर किसी को छू लिया, तो उससे फैल सकता है। और जो है अभी मोजम्बिक में एक्चुअली ये पहला केस देखा गया 1992 के बाद से, टाइप 1 का, और इससे पहले मलावी में हमने देखा, अफ्रीका में आउटब्रेक हो चुका है। तो आप देख रहे हो फिर से सर उठा रहा है, और ये सारी जगहें ऐसी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुपोषित जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक। हंगर देख लो, कुपोषण देख लो, ये सारी चीज़ें, तो ये फिर से देखो ये जो डिजीजेज हैं अपना सर उठा रही हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अब मंकी पॉक्स भी देख लो, मंकी पॉक्स अफ्रीका में ही था, लेकिन अब जब यूके पहुंच गया तो वहां डिटेक्ट हो गया। अफ्रीका में कोई मंकी पॉक्स से मर भी रहे होंगे, मैं कहता हूँ लोग, तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, तब कोई डिटेक्शन जो कुछ नहीं, कुछ वहां पे हो सकता है वो सोचे कि कोई जो है जादू टोना हो गया तो उससे मर गया, ये फफोले पड़ गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस इसके पीछे क्या है। फूड और कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंक वाटर जो है वो भी है गंदा हो, तब भी ये भी फैल सकता है। ये वायरस जो है हमारी आंत में जाकर, हमारी नहीं मतलब जिसके भी होता है उसकी आंत में जाके मल्टीप्लाई करता है, नर्वस सिस्टम को जो है खड़बड़ा देता है पूरा, और पैरालिसिस कर देता है, ठीक है। और पीपल ट्रीटमेंट वैसे तो इसका कोई है नहीं वहाँ, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू। पोलियो फ्री बोला जाएगा जब आप तीनों तरीके के वाइल्ड पोलियो वायरस जो है वो आपके यहाँ नहीं डिटेक्ट होते हैं तब। और
इरेडिकेट तब बोलेंगे जब वाइल्ड वाला भी और वैक्सीन ड्राइव पोलियो दोनों ही आपके यहाँ इन्फेक्शन जो है जीरो हो जाए तब। ठीक है, तो भारत जो है जनवरी 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है, इरेडिकेट नहीं डिक्लेयर किया गया, ये ध्यान रखना। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में चालू हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए एक रेजोल्यूशन चालू किया था, ग्लोबल रेजोल्यूशन 1988 में। ठीक, मोजाम्बिक देख लेते हैं। मोजाम्बिक देखो, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, मेडागास्कर के वेस्ट में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इससे देखो लेक न्यासा जो है ये जुड़ रहा है यहाँ पे, इसकी कैपिटल मपूतो है। ठीक है, और ये ई स्वातिनी जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, तो ये क्या हुई, लैंडलॉक्ड। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट वॉरडेक। तो प्रोजेक्ट वॉरडेक क्या है कि जैसे एक सिमुलेशन है, वॉर जैसी स्थिति, काउंटर टेररिज्म जैसी स्थिति, काउंटर इंसर्जेंसी घुसपैठ जैसी स्थिति पूरी वर्चुअल स्फीयर में बना देना, और जो हमारे सेना के जवान हैं उनको उस वर्चुअल स्फीयर में, मेटावर्स में जाकर ट्रेनिंग कराना। ठीक है ना, ताकि जब वो रियलिटी में जाए तो बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए हमें कदम उठाया जा रहा है, प्रोजेक्ट वॉरडेक। इसमें जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उसने समझौता ज्ञापन किया है गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ में, कि भाई साहब हम बनाएंगे न्यू दिल्ली में वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक, उसी में इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स होंगे, जिसमें हम अपने जो सेना के जवान हैं उनको बेहतर प्रशिक्षण दे पाएंगे रियल टाइम सिनेरियो के लिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया कौन कौन के बीच में हुआ, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अब इन दोनों के बीच में टेक्निकल जो सपोर्ट देगा वो कौन देगा, टेक महिंद्रा, टेक्निकल सपोर्ट टेक महिंद्रा। वहीं स्कॉर्पियो वाली जो कंपनी है वहीं ये टेक महिंद्रा, ये आपका आईटी कंपनी है। ठीक, उन्हीं ग्रुप की। तो ये चीज़ यहाँ पर ये समझ गए आप, सारी चीज़ें वहीं बताई गई हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है RRU, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, जिसको ये स्टेटस किसके द्वारा दिया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा दिया था। ये वाली मैंने पूरी PDF जो है पेड ग्रुप में शेयर कर रखी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जो भी स्टेट आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे उसकी जो है आप बेहतर जो उस पर नज़र रख सकते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस भाई साहब कम ही आ गया। देखो क्या है, मुद्रास्फीति, चाहे वो रिटेल हो यानी कि खुदरा, और चाहे थोक हो यानी कि होलसेल, बहुत ही आसमान छू रही है भाई साहब। और होलसेल तो भाई साहब 15 कुछ हो गई है, और जो रिटेल है वो 7 कुछ हो गई है, आसमान छू रही, बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो उसी को देखा देखी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने LPG जो है 12 सिलेंडर साल में के ऊपर 200 रुपये तक की छूट कर दी, लेकिन ये छूट गरीबों के लिए की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो जिनके पास है, जो भी उसके लाभार्थी, उनके लिए जो सिलेंडर आएगा वो 200 रुपये की उस पर छूट होगी, सब्सिडी होगी। इसके अलावा आम जनता के लिए देखा जाए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी जो है प्रति लीटर पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पे 6 रुपये कर दी गई है। अब इसको अगर आप रिटेल में देखोगे तो ये 9.5 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पे कटौती देखी गई है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे कर दिया गया है घटौती, ताकि जो है कुछ रेस्पाइट मिले बढ़ते हुई महंगाई से। ठीक, तो ये भाई साहब देखो 7.8 हो गया है खुदरा, ठीक, मुद्रास्फीति, और थोक मुद्रास्फीति जो है 15.1 हो गई, और जब से NDA गवर्नमेंट आई तब से ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। ठीक, तो यहीं पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। क्या कमी है, क्या सुधार आप बता सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, वो जरूर बताइए, क्योंकि कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस का मोटो ही है, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।